Hello students, I am Dr. Swati Gupta and today I am going to explain monopolistic competition. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का कॉन्सेप्ट चेम्बरलिन ने दिया था। चेम्बरलिन के अनुसार परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली दोनों ही एक एक्सट्रीम सिचुएशन होती हैं जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। रियल वर्ल्ड में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पाया जाता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन किसे कहते हैं? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट की वो सिचुएशन है जहां पर बहुत सारी फर्म स्लाइटली डिफरेंट प्रोडक्ट को बनाती हैं। उनके प्रोडक्ट परफेक्ट मार्केट की तरह पूरी तरह से होमोजीनियस नहीं होते हैं, ना ही उनके प्रोडक्ट मोनोपोली की तरह पूरी तरह से यूनिक होते हैं। उनके प्रोडक्ट स्लाइटली डिफरेंट होते हैं, लेकिन वो आपस में एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं। It refers to a competition among a large number of sellers making slightly different products. For example, चाय यदि जनरली बात करी जाए तो एक होमोजीनियस प्रोडक्ट में आती है। भाई चाय में डिफरेंट वेराइटीज होती हैं, जैसे ताजमहल है, लिप्टन है, रेड लेवल चाय है, ताजा चाय है। इतने सारी वेराइटीज मार्केट में अवेलेबल हैं। कहने को तो चाय आपको एक सा सेटिस्फेक्शन देती है, तो इस तरह से चाय में परफेक्ट कंपटीशन की क्वालिटी पाई जाती है, लेकिन फिर भी हर चाय दूसरी चाय से थोड़ा सा अलग है। जो टेस्ट ताजमहल चाय का होगा वो रेड लेवल का नहीं होगा, जो रेड लेवल का होगा वो ताजमहल का नहीं होगा। इसलिए हर चाय की फर्म, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे रेड लेवल हो, चाहे लिप्टन हो, हर फर्म अपने प्रोडक्ट में पूरी तरह से मोनोपोली रखती है। ताजमहल की जो चाय है उस ब्रांड के नाम से कोई भी दूसरी फर्म अपना प्रोडक्ट नहीं बना सकती है, और ताजमहल का अपने प्रोडक्शन पर, अपने प्रोडक्ट पर पूरी तरह से मोनोपोली या एकाधिकार होता है, जिसके कारण उसका प्राइस और आउटपुट वो फर्म खुद ही डिसाइड करती है। फिर भी अपनी प्राइस और आउटपुट पॉलिसीज बनाते समय उसी दूसरी फर्म के पॉलिसीज को भी, उनकी रिएक्शन को भी ध्यान में रखना पड़ता है। क्योंकि यदि ताजमहल ने अपना प्राइस बहुत ज्यादा रख दिया तो उस सिचुएशन में उसकी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी उसके क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं। यदि हमें ताजमहल चाय बहुत महंगी मिलती है तो हम ताजमहल की डिमांड कम करके रेड लेवल की डिमांड बढ़ा देंगे, या रेड लेवल ने अपना प्राइस बहुत ज्यादा कम कर दिया तो उस सिचुएशन में ताजमहल के कंज्यूमर्स रेड लेवल की तरफ स्विच कर जाएंगे, क्योंकि रेड लेवल कंपैरेटिवली कम प्राइस पर मार्केट में अवेलेबल है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक फर्म में मोनोपोली प्लस परफेक्ट कंपटीशन दोनों के फीचर्स पाए जाते हैं। स्लाइटली डिफरेंट प्रोडक्ट है इसलिए उसकी मोनोपोली है, लेकिन फिर भी उस फर्म को क्लोज सब्स्टिट्यूट होने के कारण दूसरे फर्म से कंपटीशन करना पड़ रहा है, इसलिए इसको हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहते हैं। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशंस की फीचर्स क्या क्या हैं? फर्स्ट, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में परफेक्ट कंपटीशन की तरह बहुत सारी फर्म्स प्रोडक्ट को बनाती है। डिफरेंस इतना है कि परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में स्लाइटली डिफरेंट प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। इसलिए इन
भी एक दूसरे से कंपटीशन होता रहता है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। हर फर्म का प्रोडक्ट दूसरे फर्म के प्रोडक्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यदि हम साबुन की बात करते हैं तो मार्केट में कितने सारे साबुन अवेलेबल हैं। लक्स है, रक्सोना है, पियर्स है, संतूर है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारे साबुन मार्केट में अवेलेबल हैं। साबुन का काम जनरली देखा जाए तो एक ही है, लेकिन फिर भी हर साबुन का ब्रांड दूसरे ब्रांड से अलग है, एक दूसरे से डिफरेंट है। जैसे लक्स है तो लक्स अपने प्रोडक्ट को दूसरे से कैसे डिफरेंट करता है, उस प्रोडक्ट के बारे में कहा जाता है कि ब्यूटी सोप है। लक्स को यूज करने से आपकी ब्यूटी मेंटेन रहती है। इसी तरह संतूर ने अपना एड निकाला है कि संतूर का यदि आप यूज करोगे तो उससे आपकी उम्र का पता नहीं चलता। इसी तरह पियर्स है, वो मॉइस्चराइजिंग सोप में आता है। डॉव है, सॉफ्ट, आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाता है। तो हर फर्म अपनी सोप को दूसरी सोप से कुछ ना कुछ डिफरेंट क्रिएट करती है, इसीलिए उनका ये स्लाइटली डिफरेंट तो होते हैं लेकिन एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की वजह से मोनोपोली होती है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, लेकिन साथ ही साथ क्लोज सब्स्टिट्यूट होने की वजह से वो आपस में कंपटीशन भी करते हैं। नेक्स्ट है सम इन्फ्लुएंस ओवर प्राइस। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म अपने प्राइस एंड आउटपुट को डिटरमाइन खुद करती है। अपने प्रोडक्ट की उसके पास मोनोपोली होती है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म प्राइस मेकर होती है, प्राइस टेकर नहीं होती है। जैसे कि आपने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा था, वहां पर फर्म प्राइस टेकर होती है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म प्राइस मेकर होती है। अपने प्रोडक्ट का प्राइस वो खुद डिसाइड करती है, लेकिन फिर भी उस प्रोडक्ट के मार्केट में क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, इसलिए उस फर्म को अपनी प्राइस डिटर्मिनेशन के टाइम में दूसरी फर्म के रिएक्शन को और उनकी पॉलिसीज को भी ध्यान में रखना होता है। जैसे यदि लक्स अपने प्राइस को बहुत ज्यादा बढ़ा दे तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, तो लोग लक्स को छोड़ के हमाम है, पियर्स है, संतूर है, इसकी डिमांड करने लगेंगे और लक्स की डिमांड कम हो जाएगी और लक्स की फर्म को लॉस होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यदि लक्स अपने प्रोडक्ट का प्राइस बहुत कम कर देता है तो उस सिचुएशन में उसके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करते समय फर्म आपस में एक दूसरे की पॉलिसीज को ध्यान में रखती है और हर फर्म का एक दूसरे पर प्राइस बनाते समय कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस रहता है। नेक्स्ट है नॉन प्राइस कंपटीशन। फर्म में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर आपस में नॉन प्राइस कंपटीशन चलता रहता है। नॉन प्राइस कंपटीशन कैसे चलता है, वो अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करती हैं। अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कैसे करती है, एडवर्टाइजिंग करती है। एडवर्टाइजमेंट पर बहुत सारी कॉस्ट बियर करती है और कई बार बड़ी बड़ी फिल्म स्टार से, बड़ी बड़ी फेमस लोगों से अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कराती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स की प्रेफरेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। क्योंकि कंज्यूमर की टेंडेंसी क्या होती है, जब वो देखते हैं कि बड़े बड़े सुपरस्टार उस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में उनके दिमाग में इमेजिनरी
ये एक इमेजिनेशन बन जाती है कि ये प्रोडक्ट जरूर ही दूसरे प्रोडक्ट के कंपैरिजन में सुपीरियर होगा और वो उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाने लगते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट वेरिएशन। हर फर्म दूसरे फर्म से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट में डिफरेंस क्रिएट करती हैं। उनकी प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है। वो डिफरेंट टाइप का मटेरियल यूज कर सकती हैं, डिफरेंट उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, उसका क्या साइज है, क्या शेप है, क्या कलर है। इस तरह से वो अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंट करती है, वेरिएशन करती है, या साथ में ट्रेडमार्क के द्वारा, पैकिंग के द्वारा अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से अलग दिखाने की कोशिश करती हैं। जैसे यदि सोप्स हैं इतने सारे, तो मार्केट में हर सोप की पैकिंग अलग है, ट्रेडमार्क अलग है, जिसके द्वारा कंज्यूमर इजीली ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन सा सोप किस ब्रांड का है। लास्ट है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। मोनोपोलिस्टिक मार्केट में फर्म का साइज कंपैरेटिवली स्मॉल होता है, इसलिए फर्म किसी इंडस्ट्री में आसानी से एंट्री कर सकती है और यदि उन्हें लगता है कि उस इंडस्ट्री में लॉस हो रहा है तो वो कभी भी उस इंडस्ट्री को छोड़कर जा सकती है। नाउ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्राइस और आउटपुट फर्म कैसे डिटरमाइन करती है? आउटपुट डिटरमाइन के लिए सेम कंडीशन है MR इज इक्वल टू MC, फिर चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन हो, चाहे वो मोनोपोली हो या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो। जहां पर MR MC के बराबर होती है वहां पर आउटपुट डिटरमाइन हो जाता है और MC MR को उसके मिनिमम से टच करती है, मिनिमम पॉइंट से टच करती है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट स्लाइटली डिफरेंट होते हैं, इसलिए फर्म प्राइस मेकर होती है। अपने प्रोडक्ट की मोनोपोली उसके पास होती है, इसलिए फर्म प्राइस मेकर होती है और यदि फर्म अपने प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाना चाहती है तो वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम कर देती है। इसलिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में AR और MR लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। जैसा आपने मोनोपोली में बनाया था कर, सेम कर आप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बनाओगे। नॉर्मली बनाने में इतना फर्क नहीं होता है, लेकिन जनरली एक पॉइंट याद रखिएगा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट की मांग रिलेटिवली इनइलास्टिक होती है, इसलिए उसका कर्व रिलेटिवली इनइलास्टिक होता है। परंतु मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म का आपस में दूसरी फर्म के साथ कंपटीशन होता है, इसलिए उसका कर्व रिलेटिवली इलास्टिक होता है और दोनों की शेप ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। यदि रिलेटिवली इनइलास्टिक है तो ज्यादातर कर्व ऐसे जाएगा, लेकिन यदि इलास्टिक है तो उसका कर्व ऐसे जाएगा। दोनों ही सिचुएशन में, चाहे वो मोनोपोली हो या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, MR और AR लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू से कम होता है, इसलिए MR का कर्व AR से नीचे होता है और एवरेज रेवेन्यू प्राइस भी होती है। यहां तक क्लियर है? नाउ फर्म आउटपुट कैसे डिटरमाइन करेगी? जहां पर MC और MR एक दूसरे को टच कर रहे हैं, C पॉइंट पर दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इस लाइन को आप नीचे तक मिलाओगे OX एक्सिस पर तो आपको पता चल जाएगा कि फर्म कितना प्रोडक्ट बना रही है। OQ आउटपुट डिटरमाइन हो जाता है
एक चीज और याद रखिएगा, जो एमसी और एसी का कर्व होता है वो मैं पहले के कॉस्ट में पढ़ा चुकी हूं, हमेशा यू शेप होता है और एमसी एसी को कट करते हुए निकलती है। जब दोनों कॉस्ट गिरती है तो उस सिचुएशन में एमसी एसी के कंपैरिजन में तेजी से गिरती है, इसलिए उसका कर्व नीचे होता है। बाद में जब दोनों कॉस्ट बढ़ती है तो एमसी एसी के कंपैरिजन में तेजी से बढ़ती है, इसलिए उसका कर्व एसी के कंपैरिजन में ऊपर होता है। पहले नीचे है, बाद में ऊपर है और दोनों ही यू शेप होती है। हमेशा जब भी आप कर्व दोनों बनाएंगे तो एक दूसरे को कट करते हुए बनाएंगे। अब हमें यह देखना है कि फर्म ने प्रोडक्ट का प्राइस कितना रखा है। इस लाइन को, जो आपके आउटपुट को डिटरमाइन कर रही है, सी पॉइंट से ए आर तक टच कर दो। ए आर के ई पॉइंट पर यह लाइन टच हो जाती है। फर्म का प्राइस ई क्यू या ओपी डिटरमाइन हो जाता है। अब फर्म को इसमें हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दिखाना है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है? जब एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होती है। यहां पर एवरेज कॉस्ट यदि आप नीचे दिखाओगे एवरेज रेवेन्यू के, तो उस सिचुएशन में फर्म को प्रॉफिट होगा। ये जो आपकी इक्विलिब्रियम लाइन है, आउटपुट जिसने डिटरमाइन किया हुआ है, उस लाइन पर एसी एफ पॉइंट पर टच कर रही है। आपकी ये जो आउटपुट डिटर्मिनेशन की लाइन है और प्राइस डिटर्मिनेशन की, उसके एफ पॉइंट पर एसी टच कर रही है। इसका मतलब एसी आपकी ई एफ क्यू है। प्राइस कितना है? ई क्यू, और आपकी कॉस्ट कितनी है? एफ क्यू। इसका मतलब है फर्म को टोटल प्रॉफिट P1 EF का हो रहा है। अब हम जीरो प्रॉफिट की सिचुएशन देखते हैं। जीरो प्रॉफिट में आउटपुट डिटर्मिनेशन की कंडीशन वही रहेगी, जहां पर एमसी और एमआर एक दूसरे को कट करते हैं, वहां पर आउटपुट डिटरमाइन हो जाता है। लेकिन जीरो प्रॉफिट की सिचुएशन में एसी और एआर भी बराबर होते हैं, एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू भी बराबर होते हैं। सेम जहां पर एमसी एमआर को टच कर रही है, सी पॉइंट पर टच कर रही है, आउटपुट डिटरमाइन हो गया ओ क्यू। इस लाइन को प्राइस देखने के लिए हम एआर तक टच कर देंगे। इस लाइन को यदि आप ऊपर एआर पर मिलाते हो, ई पॉइंट पर टच कर रही है, तो प्रोडक्ट का प्राइस ई क्यू हो जाता है या ओपी हो जाता है। एसी भी इस लाइन को ई पॉइंट पर ही टच कर रही है। इसका मतलब यह है कि प्राइस भी ई क्यू है और कॉस्ट भी ई क्यू है। एसी इज इक्वल टू एआर। इस सिचुएशन में फर्म जीरो प्रॉफिट की सिचुएशन में होती है। नाउ शॉर्ट रन लॉस। यदि एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से कम रह जाती है तो उस सिचुएशन में फर्म को लॉस होगा। आउटपुट के लिए सेम कंडीशन, जहां पर एमसीएमआर को टच करती है वहां पर आउटपुट डिटरमाइन हो जाता है। सी पॉइंट पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, उस लाइन को हम एआर तक बढ़ाते हैं तो हमें पता चल जाता है मार्केट में उस प्रोडक्ट का क्या प्राइस है। ई क्यू या ओपी प्राइस डिटरमाइन हुआ है। अब यहां पर लॉस की सिचुएशन है। लॉस की सिचुएशन कब होगी? जब एआर नीचे रह जाएगी और एसी ऊपर आ जाएगी। यहां पर इस लाइन को यदि हम एसी पर टच कर रहे हैं तो वो एफ पॉइंट पर टच कर रही है, एसी के एफ पॉइंट पर टच कर रही है। यहां पर आप देखिए आपकी एवरेज रेवेन्यू तो यहां पर रह गई है, लेकिन आपकी एवरेज कॉस्ट एआर से ज्यादा है। टोटल प्राइस या रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू ई क्यू है, लेकिन जो कॉस्ट है एवरेज कॉस्ट वो एफ क्यू है। एवरेज रेवेन्यू
या प्राइस EQ, एवरेज कॉस्ट FQ। इसलिए फर्म को PP1 EF का टोटल लॉस होगा। प्रॉफिट में आपको एवरेज रेवेन्यू से नीचे AC दिखानी है और लॉस में एवरेज रेवेन्यू से ऊपर AC दिखानी है। नाउ लॉन्ग रन में, शॉर्ट टर्म में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म को प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है या जीरो प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में फर्म को केवल जीरो प्रॉफिट ही होगा। क्यों? क्योंकि यदि फर्म को, दूसरी फर्म को लगता है कि उस इंडस्ट्री में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे हैं, तो उस सिचुएशन में नई नई फर्में उस इंडस्ट्री में प्रवेश करने लगेंगी, जिसकी वजह से धीरे धीरे सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड कम रह जाएगी और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलना बंद हो जाएगा। इसके विपरीत यदि फर्म को लॉस हो रहा है तो कुछ फर्में उस इंडस्ट्री को छोड़कर चली जाएंगी और लॉन्ग टर्म में इसलिए फर्म केवल जीरो प्रॉफिट की सिचुएशन में ही रहेगी। जैसे आपने शॉर्ट टर्म में जीरो प्रॉफिट का बनाया है, सेम डायग्राम आपको लॉन्ग रन में बनाना है, बट फर्क इतना है सिर्फ लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू, लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। बस सबके आगे LL ऐड कर दीजिएगा, बाकी डायग्राम सेम रहेगा। जहां पर LAC LMR को C पॉइंट पर टच कर रही है, वहां पर फर्म का आउटपुट OQ डिटरमाइन हो जाता है। इस लाइन को यदि हम AR पर टच कर रहे हैं, E पॉइंट पर टच कर रहे हैं, तो फर्म की AR या प्राइस EQ या OP है। इस E पॉइंट पर LAC भी उतनी ही है। एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू के बराबर है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू के बराबर है। E पॉइंट पर AC और AR दोनों बराबर है, इसलिए फर्म को जीरो प्रॉफिट मिल रहा है, ना तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है, ना लॉस हो रहा है, वो जीरो प्रॉफिट की सिचुएशन में रहती है। होप सो आपको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन समझ में आ गया होगा। In the next video, I will explain duopoly market. Till then, bye. Take care.